रक्षाबंधन के पर्व पर स्वामी परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। हरिभाऊ नगर विस्तार स्थित सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर सिंध के मानचित्र व वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे गए। इस अवसर पर एक पेड़ हिंगलाज मां के नाम पौधारोपण किया गया। सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1355वीं जयंती के अवसर पर 19 अगस्त से 25 अगस्त तक 7 दिवसीय कार्यक्रमों का इसी के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। हरिभाऊ नगर स्थित सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर सिंध के मानचित्र व वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे गए। इस अवसर पर एक पेड़ हिंगलाज मां के नाम पौधारोपण किया गया। सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1355वीं जयंती के अवसर पर 19 अगस्त से 25 अगस्त तक 7 दिवसीय कार्यक्रमों का इसी के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम संयोजक पुरुषोत्तम तेजवानी ने बताया कि एक वृक्ष हिंगलाज माता के नाम आयोजन के तहत स्मारक में मंदिर के समीप छायादार जामुन का पौधा लगाया गया, जो आने वाले समय में जामुन के फल प्रसाद के रूप में देगा। जयप्रकाश मंगनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में लगे वृक्षों पर भी राखियां बांधी गईं। साथ ही सिंध मिलकर अखंड भारत बने, इसके लिए सिंध के मानचित्र पर रक्षा सूत्र बांधा गया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया व आभार कंवल प्रकाश कृष्णानी द्वारा किया गया। समारोह में प्रकाश जेठरा, डॉक्टर भरत चबलानी, प्रकाश सिंगोरानी सहित क्षेत्रीय नागरिक व समिति के सदस्य उपस्थित रहे। माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, आज महाराजा धारसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय समारोह का शुभारंभ हिंगलाज माता की पूजा अर्चना, जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान जी की पूजा अर्चना, संत कंवरराम, आराध्य देव झूलेलाल, सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से महाराजा धारसेन के मूर्ति पर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक संकल्प सभी ने लिया था कि एक पेड़ हिंगलाज मां के नाम पे वो पेड़ रोपित करके पौधारोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रम का संकल्प जो हम सब ने लिया है और इन सब पेड़ों की रक्षा करने के लिए आज पावन पर्व रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लिया है कि इन पेड़ों की हम सुरक्षा भी करेंगे। इन पेड़ों के माध्यम से स्वच्छता अभियान व सबको स्वस्थ होने की कामना करते हुए हमने आज हिंगलाज माता के चरणों में प्रार्थना करी व राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर सिंध के मानचित्र पर भारत माता से प्रार्थना करी है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा। शीघ्र ही सिंध भी हम मां वैष्णो देवी व हरिद्वार की तरह तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, क्योंकि संसार का सिरमौर सिंध है। कराची का बंदरगाह सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है और सनातन धर्म की पहचान है तो सिंध की पवित्र धरा है। आज हम सब ने रक्षा सूत्र बांध करके संकल्प लिया है कि सिंध मिलकर अखंड भारत होगा। भारत माता की। रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के दिन एक प्रण रखा था कि सभी पौधों को रक्षा सूत्र बांधा जाए और धारसेन स्मारक पर मां हिंगलाज मैया के प्रांगण में एक जामुन का पेड़ लगाने का आयोजन था। उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और सबको शुभकामनाएं। जी बताएं। आज रक्षाबंधन के पर्व पे हमने एक प्रण लिया था कि धारसेन स्मारक पर राष्ट्र रक्षा पर एक सूत्र बांधेंगे। साथ में एक जामुन का पेड़ लगाने का प्रण किया था, जो आज हमने लगा दिया है। लिया कि सब जगह जहाँ पेड़ पौधे नहीं, पौधे लगाकर हम उसको सभी को एक शिक्षा दें कि पेड़ पौधे हमारे लिए घर का परिवार का एक सदस्य हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो हमारा दिल, हमारा शरीर दुखता है। इसलिए हमने आज ये प्रण लिया कि हम धारसेन स्मारक पे पेड़ पौधे लगाकर रक्षा सूत्र बांधकर हमने एक अपना एक मिसाल कायम किया ताकि दुनिया को इससे सीख मिले और काफ़ी हरियाली हर जगह जो पेड़ से कट रहे हैं उस तरह से सभी को सीख मिले और हर जगह पौधे लगाए जाए और अच्छा वातावरण और अच्छी ऑक्सीजन मिले सभी को। सबको रक्षाबंधन में बड़ी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन ते सभिनी खे रक्षाबंधन जी वाधायूं। अॼु सभिनी पेड़नि खे धारसेन स्मारक ते राखी बंधी ऐं हिकु जामुन जो पेड़ जेको लगाणो हो वो लगायोसीं ऐं सभिनी जो सहयोग रहियो सभिनी खे। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में विद्यालय निदेशक राजा डी थारवानी की जीवन यात्रा के सपनों को शब्दों की माला में सपनों की ऊंची उड़ान पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया, जिसके लेखक स्वयं राजा थारवानी व सह लेखिका डॉक्टर नंदिनी खत्री हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएचडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समित शर्मा ने शिरकत करी। इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज़दा ऑडिटोरियम में विद्यालय निदेशक राजा डी थारवानी की जीवन यात्रा के सपनों को शब्दों की माला में सपनों की ऊंचाई उड़ान पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया, जिसके लेखक स्वयं राजा थारवानी व सह लेखिका डॉक्टर नंदिनी खत्री हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएचडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समित शर्मा ने शिरकत की। इन्हीं के साथ नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के उपाध्यक्ष प्रकाश लाल चंदानी, संयुक्त सचिव भूमिका थारवानी, मंथन थारवानी, मित्तल ग्रुप के मनोज मित्तल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात भूमिका थारवानी व मंथन थारवानी के द्वारा पधारे हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। पधारे हुए अतिथिगण, थारवानी परिवार आदि ने मिलकर मंच पर पुस्तक का विमोचन किया। सपनों की ऊंची उड़ान एक प्रतिबिंब है राजा डी थारवानी की जीवन यात्रा का, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जीवन में कभी भी सपने देखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर इंसान को सपना देखना चाहिए। अगर हम सपने देखेंगे तभी हम उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और उसे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का सब में एक जुनून होना चाहिए। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन अपने आप में सुख और दुख का चक्र है, पर किसी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद होता है। उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप इस पुस्तक का लिखना संभव हो पाया है। पुस्तक के विमोचन के समय राजा थारवानी भावुक हो गए। समित शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह जीवन बहुत अमूल्य है। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें समाज और देश याद रख सके। वहीं दूसरी ओर लोकसभा उपाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे 2047 का सुंदर भारत का सपना जी रहे हैं और इस सपने को वे अकेले पूरा नहीं कर सकते। उन्हें हर एक व्यक्ति का, पूरे समाज का सहयोग चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी खत्री। मैं सह लेखिका हूँ इस खूबसूरत किताब की सपनों की ऊंची उड़ान, जो कि मेरे सर की है राजा डी थारवानी साहब की जीवन पे पूरी बनाई गई है और मैंने उनके साथ अपना पेन शेयर किया है। तो उनकी पूरा जीवन जो बचपन से लेके अभी तक जो सर कर रहे हैं, जो करते आए हैं, उनके अचीवमेंट्स और उनके अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस एंड फेलियर, सब कुछ है इस किताब में और हमने बहुत बखूबी से इसको चंद पन्नों में समेट के लिखा है। तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। जो मेरे सपनों की ऊंची उड़ान बुक का लॉन्च हुआ, उसमें आई एम थैंकफुल टू आवर स्पीकर ऑनरेबल देवनानी साहब एंड डॉक्टर समित शर्मा साहब कि उन्होंने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के इसको एक मेमोरेबल और मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट बना दिया अजमेर का। और भी बहुत सारे डिग्नेटरीज थे और बेसिकली काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहे कि ऐसा बुक लिखने की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी और क्यों लिखा है आपने। तो सिर्फ 2 लाइन कि मैं अजमेर के यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अजमेर में इतने संसाधन हैं, इतना पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अगर आप यहीं अजमेर में रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के अजमेर के लिए कुछ कर सको, तो मुझे लगता है ये बुक जो हमने लिखी है समाज को इस नोबल कॉज के लिए डेडिकेट की है, तो वो सफल हो जाएगी। मान लीजिए अगर 100-200 बच्चे भी कहीं बाहर जाने से रुक जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो अजमेर का भी भला है, समाज का भी भला है। और सोचिए उन पेरेंट्स का भला है, आप सभी पेरेंट हैं, तो उनका भी भला है कि उस उम्र में 50-55 की उम्र में वो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब सदगुरु जैसा ग्रुप जो बाहर है, अजमेर में शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है, 5 लोगों से 1200 लोगों तक पहुंच सकता है, तो बाकी लोग भी बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। उनको सिर्फ सपने देखने होंगे, विजन और मिशन बड़ा रखना पड़ेगा,
और हार्ड वर्क और डेडिकेशन देना पड़ेगा। कोई भी काम एक ही बार में नहीं होता है। सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क। नो पेन्स नो गेन्स। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेगी। इंटरनेशनल सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं राजा डी थारानी, उनके लिए सपनों की ऊंची उड़ान पुस्तक का विमोचन जिस प्रकार से हुआ है, मैं समझता हूँ वह सबके लिए प्रेरणादायक है। उस पुस्तक में एक रेलवे कर्मचारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार, अपनी शालीनता से वे जो सपने देखे थे उनको ऊंचा करते गए। और आज या तो भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ कलाम ने इस प्रकार के सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने में आगे बढ़े। आज अजमेर को एक शैक्षिक नगरी बनाने में जिस प्रकार से स्कूल की रचना की है और भी कई इन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, मैं समझता हूँ अजमेर के विकास में वह काफ़ी आगे बढ़ेंगी और अजमेर के नवयुवकों के लिए भी तो एक प्रेरणादायक होगी। कब मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं का जीवन भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन है, अजमेर का जीवन है, देश का जीवन है। हम सब लोग मिलकर के इस देश शहर को एक श्रेष्ठ शहर बनाएं, स्मार्ट बनाएं और मिलकर के मोदी जी का जो सपना है कि वह 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं, उसमें हम सब लोग उस यज्ञ में भी अपनी आहुति दें, सहभागी बने। मैं उनके कुशल जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलताएं प्राप्त करें, आगे बढ़ते जाएं और अजमेर का विकास में अपना योगदान। आज सावन मास की पूर्णिमा के मौके पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रावणी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान पूरे साल सरोवर में श्रद्धालुओं का स्नान कराने वाले तीर्थ पुरोहितों, वेद पाठी बालकों समेत करीब 1000 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्कर सरोवर में शारीरिक, मानसिक व आत्मशुद्धि के लिए 10 विधि हिमाद्री स्नान किया। जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आज रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल पूंछ की जब भद्रावती है उसमें भी ग्राही होता है। आज श्रावणी उपाकर्म पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर सभी द्विजों ने और अन्य वर्ण के लोगों ने भी यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म किया। आज के दिन ये श्रावणी उपाकर्म करने का भाव ये होता है, वर्ष पर्यंत आपके द्वारा जितने भी किए हुए गए शुभ अशुभ कर्म है, आपके वाणी के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, जिस प्रकार से भी कोई पीड़ा, कोई पाप, कोई बुरा कर्म आपके हाथ से होता है तो उसके प्रायश्चित के रूप में आज का ये उपाकर्म किया जाता है। और सभी ब्राह्मणों को ये श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। अन्य वर्णों को अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं। यदि वे भी करते हैं तो बहुत ही शुभ है। जैसा कि शरीर में कोई आपके कोई बीमारी हो जाती है तो किस प्रकार से हमें उसका दवा लेनी पड़ती है, तो उसी का भाव ये होता है कि वर्ष पर्यंत किए हुए पापों के क्षय के लिए ये प्रायश्चित कर्म होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ पर भी जितने भी आज के दिन, मैं बड़ी पॉइंट नोट वाली बात कह रहा हूँ, जितने भी ज्योतिषी ये मुहूर्त निकालते हैं, परंतु यदि वे ज्योतिषी भी इस उपाकर्म, इस श्रावणी उपाकर्म को, इस प्रायश्चित को नहीं करते हैं तो वर्ष पर्यंत उन्हें पंचांग के हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखें, सचेत रहें। जितने भी ज्योतिषी आपको ये मुहूर्त बताते हैं, कृपा करके आपको भी उन्हें पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार है कि श्रावणी उपाकर्म यदि आपने किया है अथवा नहीं किया है। क्योंकि ज्ञान बखारना तो बड़ा ईजी होता है, और उस पर उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग चलना सबसे टेढ़ा काम होता है। तो आप सभी को श्रावणी उपाकर्म की, रक्षाबंधन की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखें, सनातन का साथ और सनातन का विकास, यही आपका और हमारा सभी का मंत्र होना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण, जय पुष्कर राज महाराज की। आपका नाम? पंडित रवि शर्मा, पुष्कर प्रधान वराह घाट के पुजारी, और सामने जो हमारे साथ शूट, ये प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को
यह सभी जितने ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीतधारी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं या अन्य जो ब्राह्मण है, वो अपना एक प्रायश्चित रूप में गण स्नान, हेमाद्रि स्नान किया करते हैं। वैसे तो इस श्रावणी उपाकर्म का एक पूरा विधान होता है, सुबह हेमाद्रि स्नान करना, जिससे हम उसके पहले 10 विधि स्नान करते हैं, जिससे हम गौघृत, गोबर, दूध, दही, पंचगव्य औषधियों से स्नान करते हैं। उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान करते हैं। मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा स्नान होता है। ये प्रायश्चित स्नान होता है। ये सभी ब्राह्मणों को, कम से कम सभी ब्राह्मणों को तो अवश्य करना ही चाहिए, और जो चाहे वो अन्य जातिगण वो भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जो इसमें जो कर्म होता है वो होता है जपाय कर्म, अपने ऋषियों का पूजन है, यज्ञ को धारण करना है, यज्ञ करना, हवन करना, अपना कुछ कांडिकादि का पाठ करना। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन हुआ करता है। तो हमने यहाँ पे केवल मात्र गण स्नान, हेमाद्रि स्नान ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि पूजन, हम ऋषि पंचमी का आदि को हम किया करते हैं। जनेऊ का क्या महत्व? और इसके अंदर आज के दिन हम नूतन जनेऊ अवश्य बदलते हैं। वैसे तो सूतकादि में बदलनी होती है, लेकिन नूतन यज्ञोपवीतों को आज साल भर की यज्ञोपवीत का हम पूजन करके रखते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के अंदर जो 9 तंतु होते हैं, 9 तंतुओं में 9 देवता, क्योंकि एक यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, एक धागे में 3 तंतु होते हैं, तो एक एक तंतु में एक एक देवता का निवास होता है। और यज्ञोपवीत के ऊपर जो 3 गांठें होती हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। तो आज के दिन 9 देवताओं को और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यज्ञोपवीत में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। फिर उसको 10 बार गायत्री मंत्र से हम संपुटित करते हैं। उसके बाद में आज यज्ञोपवीत का दान दिया जाता है, नूतन यज्ञोपवीत धारण करी जाती है। आपका नाम? और पंडित पवन कुमार राजौरिया, छोटी बस्ती पुष्कर। अपन जो है राम घाट पे कमा रहे हैं, काम करा रहे हैं, इसे हेमाद्रि स्नान करते हैं, और इससे जो भी प्रायश्चित हो जाते हैं उनका निवारण होता है। क्या विशेष रहता है आज के दिन? आज सावन की पूर्णिमा है, और सावन पूर्णिमा के रोज जो है हेमाद्रि स्नान करने से जो भी पाप कर्म हुए वो नष्ट हो जाए। आपका नाम? पुष्कर रोड से नौसर घाटी के तिराहे पर आए दिन वाहनों में दुर्घटना हो रही है। आज भी एक वैन चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अजमेर के जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बनाना आवश्यक है, क्योंकि आए दिन दुर्घटना होने के कारण लोग घायल हो जाते हैं। होली के दिन मेरे गाँव वाला यहाँ मरा था। क्या होता है? होली का दिन मरा था। बिल्कुल। उसके पहले एक एक्सीडेंट फिर हो चुका है। यहाँ पर खतरे की घंटी है, देखे जाओ। अभी वो मैंने देखे यहाँ पर यहाँ पर पूछोगे तो चूक, तो अगले वाला यहाँ से एकदम अटेन होने से दिखता कुछ नहीं है, खतरे की घंटी है। यहाँ पूरी खतरे की घंटी है। दूसरी बात कि यहाँ पर स्पीड ऊपर से तेज वाला आने वाले की ब्रेक लगते नहीं है। अभी बरसात का टाइम है, ब्रेक लगता नहीं है। अब देखो कितनी गाड़ी कितनी खतरनाक, एक्सीडेंट की हालत खराब है। स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए यहाँ पे, बनना चाहिए वैसे, बनना चाहिए। दूसरी बात कि ठेके पर दारू लाने वाला सीधा यहाँ से घूमते हैं, रॉन्ग साइड में जाते हैं। गलत यही है मेन गलत देखे जाओ, सीधा आदमी यहाँ से घूमता है, खुला हुआ साला, क्योंकि वहाँ से घूमने से खतरा होता है। यहाँ है सीधा ऐसे घूम गया बस। ये बाइक वाली गलती कभी होती नहीं, पीछे वाले की गलती। अभी कंडीशन सीरियस है, उसको जेलने लग जाएंगे। फर्स्ट तो मैंने चेक किया, आ रही है, लेकिन इसी दिन नाजुक है, उसको हेड इंजरी साथ में हुई है, तो वो बेहोश ही हो गया है। तो काफ़ी सीरियस गंभीर स्थिति है उसकी अभी की, बचने के चांस बहुत कम हुए हैं उसके। एक पैर राइट साइड का उसका पूरा फ्रैक्चर हो गया है, अंगूठा सब निकल गया है उस साइड से। कहाँ से आ रहा था पता है क्या? ये बंदा, ये दोनों गाड़ी उसके साइड से आ रही थी, बाइक वाला आगे चल रहा था और वैन वाला पीछे चल रहा था। तो ओटे के चक्कर में ये पीछे से टक्कर लगी और वो डिवाइडर से टक्कर खाते हुए रोड पे गिर गया। तो काफी घटना है, कहाँ की घटना है? ये इसी जगह की घटना है, मजार के सामने। पुष्कर घाटी जो चढ़ते ना अजमेर की तरफ से, मजार के सामने वहाँ की घटना है। अभी 10 मिनट पहले ही घटना ही है। उनको दोनों को भी पूछा दिया है वहाँ जेल अस्पताल में, फिर आगे देखते क्या होता है। क्या होता हुआ अभी भैया? मैं तो क्या इधर रिक्शा चलाता हूँ, इधर से आ रहा था, ये हमारा भैया जी ने बोला कि यार अभी भी एक्सीडेंट हो गया। तो बोले वैन वाला, बोले बात क्या है, वैन वाला बंदा चला गया था। ये तो क्या भाई साहब झाड़ू काटने वालों ने यहाँ पर रोका था, उसको पकड़ गए और वो बंदा यहाँ पे उछल के उधर चला गया था। उछल के इतना पड़ा डिवाइडर के ऊपर चला गया, पूरा पैर खत्म हो गया उसका, सिर में लगी है। अब वो कुछ होश में नहीं है, क्या पता कितनी गहरी हालत उसकी अभी लग रही है यहाँ पे। हालत तो बहुत ज़्यादा कंडीशन गंभीर है, ब्रेन इंजरी है उसको, साथ में पैर भी पुष्कर से आ रहे थे रेल में? कहाँ जा रहे हो आप? टाटू ठीक पास गुदलिया गांव है, वहाँ जा रहे हैं।
क्या पुस्तक क्या करना है? तो नाने गए साल कर ले। तो वापस लौट रहे थे बाद में। तो किस तरह एक्सीडेंट हुआ, आपको पता है आपको? वो अचानक आ गया यहाँ नर में, यहाँ ना रहा आउट साइड में बढ़िया वो आउटसाइड में जा रही आगे गाड़ी टेंशन पर रोकी कर रोकी मोटरसाइकिल पे था? मोटरसाइकिल पे था, वो मोटरसाइकिल अकेला ही था। अकेला मैं घुसी। आपका नाम? सरोज उसकर से पुष्कर से। कहाँ जा रहे थे आप? नसीराबाद के आगे टाटूटी दुधलिया। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोर मकान के साथ साथ अब मंदिरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। ऐसा एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का आया, जिसमें मंदिर में रखे दान पत्र से चोरों ने नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। इस पर मंदिर पुजारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ऐसी हुई कि रात को 9 बजे तक तो मैं यहाँ पे सेवा वगैरह किया था, भजन वगैरह चलाए थे मैंने और सेवा में लगा हुआ था। 9 बजे के बाद मैंने ये लाइटें वाइटें जलाई थी, बाहर की झालर वगैरह, और उसके बाद मैं अपने बच्चों के पास चला गया था। जय हनुमान कॉलोनी में मेरा निवास है और बच्चों के पास चला गया था। सवेरे करीब 9 बजे मैं आया तो मैंने बाहर से ही मतलब जो है देखा कि मतलब ताले वाले टूटे हुए, माला वाला सब गायब है और इस तरीके से मैं बुरी तरीके से घबरा गया। फिर थोड़ा अंदर आया, देखा तो सब कुछ तहस नहस हो रखा था। फिर मैं जैसे तैसे जो है वहाँ पे CCTV कैमरों में मैंने पता करने की कोशिश की सामने होटल में। तो फिर मैं पुलिस गया, थाने गया, सिविल लाइन थाने, वहाँ पे मैंने जो है शिकायत करी। करीब 4 बजे आती है। फिर उन्होंने जो है मतलब बोला कि अभी क्या क्या चोरी है? सामान में मतलब यहाँ पे 50-50 के नोटों की माला थी और यहाँ पे 10-10 रुपए की माला थी अपने बालाजी पंचमुखी और गणेश जी महाराज की। और वहाँ पे भी मतलब वो उधर संदूक पड़ी है, उसके अंदर भी कई मतलब वो थे, मतलब क्या कहते हैं, मालाएं वगैरह हीरे मोती। और ये अलमारी पूरी तोड़ दी का ताला, बस ये अलमारी भी पूरी तोड़ दी, सारे चाबी का गुच्छा वगैरह सब ले गए थे, उस संदूक में पड़ा हुआ था। और बाहर भी ये जो संदूक है इसके अंदर दान करीब 8-9 महीने से मैंने नहीं खोला था, पानी भी भर गया बरसात की वजह से। इसमें भी काफ़ी नोट थे, अब कैसे तारों से निकाला इन्होंने। और काफ़ी कुछ था यहाँ पे, कांच वगैरह का था, म्यूजिक सिस्टम था यहाँ पे, करीब 20,000 का था। गैस सिलेंडर है सर? गैस सिलेंडर वगैरह? हाँ, गैस सिलेंडर वो कुटीर में थे जी। वहाँ से 2 सिलेंडर जो है, कई साधु महाराज आते हैं, प्रसादी वगैरह की, कई प्रोग्राम भी किए हैं मैंने यहाँ पे, सत्संगी प्रोग्राम। कितने का सामान गया होगा अंदाजन? कम से कम 60 से 70 हज़ार का, कम से कम, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं है। ये मंदिर है सर? कहाँ पर है ये मंदिर? ये अपना अगर आप जनाना हॉस्पिटल से दाहिनी तरफ चलेंगे, अपने MDS यूनिवर्सिटी साइड में, संस्कृति स्कूल के जस्ट पहले दाहिने हाथ को होटल स्वास्तिक और होटल के सामने। किस नाम से मंदिर है ये? इच्छापूर्ण अर्धनारीश्वर मंदिर एवं मोक्षधाम विकास समिति मैंने खुद ने रजिस्टर्ड करवाई है और मैं इसका मतलब जो संस्थापक भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम ठाकुर दीप सिंह तंवर, मैं भूतपूर्व जल सेना अधिकारी। आज रक्षाबंधन का त्योहार जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की कलाई पर राखी बांधने उनकी बहनें पहुंची। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कई बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए भावुक हो गई। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि रक्षाबंधन घर पर मनाया जाए, जेल पर ना मनाया जाए। हम ही इसी आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना के साथ में बहन और भाई को देखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो कि वो 5-10 मिनट आराम से कलाई पे राखी बांधते हुए भाइयों के साथ में उनसे 2 बात कर सके, परिवार की बात कर सके, परिवार में सुख दुख की बात कर सके और ये बात कर सके कि अगर रक्षा करनी है तो बाहर आना पड़ेगा। तो रक्षाबंधन एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। भाइयों को ऐसा दिलाता है कि हमें घर पर भाई बहनों के साथ होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। और हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने भाई बहनों से बात कर पाए, बहन भाई से बात कर पाए, अपनी अपनी बात कह पाए और अपने परिवार से जल्द मिलन हो पाए। सर, सामग्री की बात करी जाए, अगर बहन बाहर से कोई मिठाई वगैरह लाती है तो क्या अलाउड है यहीं से? सर, वैसे हमने कैंटीन में मिठाई की सुविधा कर रखी है। अगर कोई शगुन से कोई अगर एक गुड़ की डली अगर खिला देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहीं है सारी व्यवस्था सारी यहीं की। आपका नाम बताइए। मेरा आर अनंतेश्वरन, जेल अधीक्षक, केंद्रीय कारागृह अजमेर। और क्या है पूरा? भैया से मिलने आए, राखी बांधने आए जी। कहाँ पर सेंटर? यहाँ से चंद्रप्रदेश से आए हम तो जी, सेंट्रल जेल में आए जी। क्या वजह है मामले? वो पैसे का जी। क्या वचन लिया है भाई से आपने? भाई से वचन लिया है आगे से ऐसा काम मत करना। जी।
क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाजी। कितने टाइम से बंद है? 6 महीने हुए। रक्षा सूत्र बांधा है? हाँ बांधा। कहाँ से हो आप? मैं तो चंद्रोदय से आई हूँ, अजमेर से ही हूँ। ठीक, भैया ब्यावर से जी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 24 घंटे की निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। आज सुबह से ही अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए रोडवेज बस से अपने घरों के लिए रवाना हुई। आप कहाँ जा रहे हो? मैं विजयनगर जा रही हूँ सर। सरकार की तरफ से निःशुल्क सेवा दी जा रही है आज। अब आने वाली है बस। और जहाँ तक कि फ्री की बात है, निःशुल्क की सेवाएं नहीं है, लेकिन क्या बसें उपलब्ध है? हाँ समय पे आ रही है। आधे घंटे से तो खड़े हैं सर। देखो आधे घंटे में आ जाए तो कम से कम आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। क्या ये यात्री परेशान भी होते हैं क्या? नहीं वैसे तो नहीं होते। अब आज राखी का त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो हो गए परेशान, बाकी वैसे तो नहीं होते। बाकी ठीक है, आती है हर आधे घंटे में बस आती है। आज थोड़ा भीड़ है तो उस हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम शालिनी तिवारी है। थोड़ी देर हुई है अभी तो। जी बताइए, आज कहाँ जा रहे हो आप? अपने पियर कहाँ पर? गुड्डा कौलाई बस सिगड़ेल के पास में ना। हाँ। यहाँ पे आज के दिन फ्री सेवा मिलती है। हाँ फ्री है आज। रोडवेज फ्री है। तो कितनी भीड़ लगती है क्या? लगती है। आप तो अजमेर है तो अजमेर के हिसाब से तो लगेगी ना। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा प्रयास की गई। इसी के तहत आज फाइसागर झील से जलापूर्ति के लिए लगाए गए नए पंप का उद्घाटन वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया सरकार द्वारा 650 करोड़ रुपए पेयजल समस्या को दूर करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत फाइसागर झील के पानी को भी पीने के योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। अजमेर उत्तर के पानी की समस्या से लोगों को निजात मिले, इसके लिए इस बजट में भी लगभग 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और उसमें से बीसलपुर के पानी के अलावा भी जो कोई स्रोत हैं उनका भी हम लोग सदुपयोग करें। उसमें गद्दनों फाइसागर का जो पानी है जो पीने लायक है, इसका उपयोग करना शुरू किया। उसमें से 1.8 MLD पानी ग्रेविटी से लेना शुरू किया और अब नए जो पंप लगे हैं, नए सबमर्सिबल जो आधुनिक हैं, इस लगभग 20 लाख रुपए की इसमें लागत है। इससे पानी की क्वांटिटी दुगनी हो जाएगी। 1.8 की जगह 3.5 MLD पानी हम फाइसागर से ले सकेंगे। आबाद रूप से मिले, इसके लिए फाइसागर में पानी पर्याप्त उपलब्ध है और अभी तो इंद्र देवता की भी कृपा है। और आगे इसके चारों ओर एक हम दीवार भी बनवा रहे हैं ताकि इसका कैचमेंट एरिया बढ़े, ताकि इसमें से लगातार अजमेर को ये एक्स्ट्रा 3.5 MLD से 4 MLD तक का पानी हम लोग लेते रहें। तो बीसलपुर के पानी में और ये अपना योगदान ये प्रोजेक्ट करेगा। मुझे लगता है इससे फाइसागर के रोड की कॉलोनियाँ हैं, ज्ञान विहार है, BK कॉल है, इन स्थानों को इससे पर्याप्त लाभ मिलेगा। और बाकी इसमें 5 MLD का और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिल्टर प्लांट भी बनेगा, सब चीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले साल 2 साल के अंदर अजमेर उत्तर की पानी की समस्याओं से निजात मिल पाएगी। भाई साहब, ERCP की योजना के तहत भी इसको जोड़ा जा रहा है। ERCP की योजना बड़ी है। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार में दोनों में MOU हुआ है। उसके अंदर कई तालाब इसके साथ जोड़े गए। उसमें प्रारंभ में फाइसागर नहीं था, उस फाइसागर को भी ERCP के अन्य तालाबों के साथ इसको भी जोड़ दिया गया है। तब पानी लगातार, किस साल बरसात की कमी भी हो तो भी लगातार इसमें पानी बना रहे और ये सप्लाई निरंतर जारी रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें। स्वागत।